हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग संविधान के विभिन्न शेड्यूल्स या अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में जो शेड्यूल्स दिए गए हैं, जो अनुसूचियाँ दी गई है, उसमें किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं। संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? 12। और जब ओरिजिनल संविधान था, जब ओरिजिनली संविधान 1950 में लागू हुआ था, उस समय संविधान में 8 शेड्यूल्स थे। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और आज कितनी अनुसूचियाँ? 12। तो ये जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ी, वह अलग अलग संशोधनों के माध्यम से बढ़ी। संविधान में कई सारे संशोधन हुए और उन्हीं संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियाँ भी संविधान में बढ़ गई। अब हम एक एक करके इन्हीं अनुसूचियों के बारे में आज पढ़ेंगे। जो हमारी पहली अनुसूची है, जो हमारी प्रथम अनुसूची है, उसके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में जो भी हमारे देश में राज्य हैं, जो अभी हमारे संघ में राज्य हैं, उन राज्यों के नाम दिए गए हैं और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र दिया गया है। तो जैसे नाम हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो ये सभी राज्यों के नाम दिए गए हैं और उसका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र मतलब उसकी जो सीमा है, उनका कहाँ तक विस्तार है और उसके अधिकार कहाँ तक होंगे। जैसे अगर किसी राज्य का विस्तार जिस टेरिटरी तक है, जहाँ तक है, उन क्षेत्र के अंदर ही उसका अधिकार होगा, इसके बारे में इसमें बात की गई है। साथ के साथ जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके भी नाम और उसके विस्तार के बारे में बात की गई है। तो प्रथम अनुसूची सिर्फ और सिर्फ देश के विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और उनके अधिकार क्षेत्र, उनका जो विस्तार है, उनकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा और उन सीमा रेखा के बीच उनके जो अधिकार होंगे, उसके बारे में बात करती है। तो प्रथम अनुसूची ध्यान रखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र, उनके विस्तार के बारे में बात करती है। इसी तरह से दूसरी अनुसूची जो है, जो संविधान की दूसरी अनुसूची है, वह वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो राज्य आ गया, केंद्र शासित प्रदेश आ गया, उसका नाम आ गया, उसकी टेरिटरी डिफाइन हो गई। अब जब टेरिटरीज और बाकी चीज़ें डिफाइन हो गई, तो दूसरी अनुसूची सीधे सीधे वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की बात करते हैं। किनके? जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। किसके? जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो संवैधानिक पद हैं, उनसे संबंधित वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की बात करते हैं। तो संवैधानिक पद में जैसे क्या? पहला हो गया राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और लोकसभा की तरह ही राज्यों में क्या होता है? विधानसभा। लोकसभा की तरह राज्यों में क्या होते हैं? विधानसभा। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी तरह केंद्र में जैसे राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। न्यायाधीश कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय के हों या फिर उच्च न्यायालय के हों। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो जिला की अदालतें हैं, जिला अदालतें हैं, उनके बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। और इसी तरह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी बात की गई है। तो इसमें विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा कि जो दूसरी अनुसूची है, उसमें वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की बात की गई है, लेकिन किसके? उन लोगों के जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और संवैधानिक पद में खास करके ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति, केंद्र में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यों में देखें तो राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। न्यायालय में हम जब आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायालय इसमें शामिल नहीं है। और इनके अतिरिक्त अगर हम किसी ऐसे ऑफिस को देखें जो एक प्रशासनिक ऑफिस में अगर हम देखें, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वन। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि ना तो इसके अंदर यूपीएससी की बात की गई है, ना ही इसके अंदर चुनाव आयोग की बात की गई है। तो मतलब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में चुनाव आयोग हो, जो चुनाव आयोग है, या फिर जो संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग हो, या फिर संघ लोक सेवा आयोग है, इनके बारे में बात नहीं की गई है। तो दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता विशेषाधिकार की बात करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के, और ये वो पद हैं जिनके बारे में यहाँ बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जब वेतन भत्ते और
विशेषाधिकार की बात हो गई। तो अब यह बात करता है शपथ के रूप में, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। जो शपथ लेते हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जो शपथ लेते हैं या जो प्रतिज्ञान करते हैं, उसके बारे में तीसरी अनुसूची में व्यवस्था की गई है। तो अब जो शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? पहला, केंद्रीय मंत्री, राज्यों में जो मंत्री होते हैं वो, जो भी लोग मिनिस्टर बनते हैं केंद्र में या राज्य में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सभी इसके अंदर कवर होंगे। दूसरा, उम्मीदवार, किसके? जो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव कहाँ के लड़ेंगे? चाहे संसद का चुनाव लड़ें या राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ें। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया, और इसी तरह राज्य विधानमंडल में राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद दोनों आ गए। इसी तरह जो सदस्य होते हैं वह भी शपथ लेते हैं। कौन? संसद के सदस्य हों या राज्य विधानमंडल के सदस्य। एक बार जब कोई चुनाव लड़ने जाता है तो चुनाव लड़ने से पहले भी वह शपथ पत्र देता है, और चुनाव जीतने के बाद जब संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में शपथ लेता है तब भी उसे शपथ लेनी है। तो यह भी उसमें कवर होते हैं। फिर भारत के न्यायाधीश, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, इनकी भी जो शपथ या प्रतिज्ञान है वह भी इसी के अंदर कवर होते हैं। फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब यहाँ पर यह देखिएगा कि दूसरी और तीसरी अनुसूची में लगभग सारी चीज़ें कॉमन हैं। हमने यहाँ भी भारत के नियंत्रक और महालेखा, जो दूसरी अनुसूची थी वहाँ भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे, और तीसरी अनुसूची में भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। दूसरी अनुसूची में न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। तीसरी अनुसूची में भी न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। अब यहाँ पर देखिए कि जो दूसरी अनुसूची थी वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति थे। जबकि यहाँ पर सदस्य हैं संसद और राज्य विधानमंडल के। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की तरह शपथ नहीं लेते हैं, यह संसद के या राज्य विधानमंडल के सदस्य की तरह शपथ लेते हैं। किसकी तरह शपथ लेते हैं? सदस्य की तरह। तो यह दोनों भी कॉमन ही है। और इसी तरह केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, तो वह भी सांसद ही होते हैं, लेकिन चूंकि वह मंत्री बनते हैं तो वह मंत्री पद की शपथ लेते हैं, इसलिए उसको अलग से मेंशन किया गया है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष भी अलग से शपथ, अध्यक्ष होने का शपथ लेते तो वह इसमें आ सकता था, लेकिन चूंकि वह अध्यक्ष होने के लिए कोई शपथ नहीं लेते हैं, वह सिर्फ सदस्य होने का शपथ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य लिखा गया है। बस एडिशनल जो था दूसरी अनुसूची में वह राष्ट्रपति और राज्यपाल थे, जिसके बारे में तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी अनुसूची में यह बस ध्यान रखिएगा कि इसमें शपथ के बारे में बात की गई है। अब आता है हमारी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा है हमारी, जो केंद्र में 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा, उसमें राज्यसभा में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटों का आवंटन किया जाएगा इसके बारे में बात की गई है। तो अलग अलग राज्यों को और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में अलग अलग सीटें दी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा सीट दी गई है, फिर जो बड़े राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उनको ज़्यादा सीटें हैं। जो छोटे राज्य हैं, गोवा हो गया या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो गया, इनको कम सीटें दी गई है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वह चौथी अनुसूची में दी गई है। इसके बाद आता है हमारी पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। छठी अनुसूची, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुसूची है। छठी अनुसूची बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुसूची है क्योंकि इसमें 4 ऐसे राज्य हैं जिसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अब यहाँ ध्यान ये रखने वाली चीज़ है कि जनजातीय क्षेत्र तो और भी राज्यों में, जैसे झारखंड में है, जनजातीय क्षेत्र झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन क्या इस अनुसूची में, छठी अनुसूची में उसकी बात की गई है? नहीं की गई है। इसमें बात किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यही 4 ऐसे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सिर्फ इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है।
जबकि जो बाकी जितने भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या जो भी अनुसूचित जनजाति है, उन सभी के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो अगर कहीं भी एक जनरल क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो हमारा आंसर 5वीं अनुसूची होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक तौर पे यह पूछे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में, यह 4 राज्य ऐसे हैं कि इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची के तहत प्रावधान है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 6ठी अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्ति विभाजन। 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। तो शक्ति विभाजन किस तरह से किया गया? इसके लिए 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। पहली हो गई संघ सूची, दूसरी हो गई राज्य सूची और तीसरी हो गई समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार और उन कानूनों को लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। संघ सूची से संबंधित विषय केंद्र सरकार को दिए गए। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार और उन कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्य की सरकारों को दिया गया है। और समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, इससे संबंधित अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिए गए हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए, तो उस केस में जो केंद्र का कानून होगा, केंद्र सरकार का कानून होगा, वही कानून माना जाएगा। तो मतलब राज्य के कानून के ऊपर केंद्र के बनाए हुए कानून को मान्यता दी जाएगी। तो समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान दोनों के लिए है, लेकिन केंद्र को इसमें वरिष्ठता दी गई है। तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, ध्यान रखिए। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बात की गई है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित। ओरिजिनली संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन आज के समय में इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? शुरू में 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें और भी भाषाएं जोड़ी गई और आज के समय में इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इसमें लगभग हमारे देश की सभी प्रमुख भाषाएं आ गई। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं तो मणिपुरी आ गई, असम से असमिया आ गई, और इसी तरह अगर हम साउथ में चलते हैं कन्नड़ आ गया, मलयालम आ गया, तमिल, तेलुगु, ये सब आ गए। इसी तरह अगर हम कश्मीर में चलते हैं तो कश्मीरी भी इसमें है, डोंगरी भी है, डोंगरी कश्मीर की भाषा है, यह भी हम लोग जानते हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट से बोडो भी हो गया। तो ये बिहार से अगर हम देखते हैं तो मैथिली आ गया, वेस्टर्न पार्ट से हम लोग देखते हैं तो गुजराती आ गया, कोंकणी आ गया। तो इस तरह से लगभग सारी प्रमुख भारतीय भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि जो अंग्रेजी भाषा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यह जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो 22 भाषाएं उसमें अंग्रेजी भी होगी, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है वो सभी भारतीय भाषाएं हैं। जो 22 भाषाएं हैं वो कौन सी भाषाएं हैं? वो सबके सब भारतीय भाषा है और अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। तो संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, उसमें अंग्रेजी नहीं है और वो 22 भाषाएं ये सारी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है हमारा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ओरिजिनल संविधान में नहीं थी। इसका प्रावधान पहले संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 9वीं अनुसूची का प्रावधान कब किया गया? जब पहला संविधान संशोधन हुआ। जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। और इसमें उस समय जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए सभी राज्य और केंद्र कानून बना रहे थे। 1951 में जब
जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए और भूमि सुधार के लिए राज्य सरकारें अलग अलग कानून बना रही थी, तो उन कानूनों को किसी प्रकार से चुनौती न दी जा सके, इसके लिए अनुसूची में परिवर्तन किया गया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इन 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ही वो सभी कानून जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित थे उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। इस पर केंद्र द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानून भी 9वीं अनुसूची में रख दिए गए, ताकि इस पर किसी भी तरह से अदालतों का हस्तक्षेप ना हो सके। हालांकि बाद में 1973 के बाद जब 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो उसके बाद यह हुआ कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून है अगर वह 1973 के बाद डाले गए तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो शक्ति है कि उसकी समीक्षा करने की, उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो 1973 के पहले के ऐसे कोई भी कानून जो 9वीं अनुसूची में रखे गए उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसे 1973 के बाद रखा गया है तो उस पर समीक्षा की जा सकती है। इसी तरह अगला है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। तो दल बदल, इसको हम बेसिकली यह ध्यान रख सकते हैं कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अब क्या होता है कि कई सारे लोग अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह लेकर इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीत भी जाते हैं और चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसकी सरकार बन जाती है, या जिस पार्टी की सरकार बनी उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी के साथ चले जाते हैं और सरकार गिर जाती है। तो इससे देश में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी, देश में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से दल बदल कानून लाया गया और इसके लिए 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। और यह सभी हुआ 1985 ईस्वी में। 52वां संविधान संशोधन किया गया। 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक दल से चुनाव जीतने के बाद अगर दूसरे दल में शामिल हो जाता है या उस दल को छोड़ देता है, या कोई निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है, तो उस पर दल बदल के आधार पर उसकी अयोग्यता का निर्धारण होगा। और अगर वह अयोग्य डिसाइड किया जाता है और इसकी जो अयोग्यता का निर्धारण होगा वह अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, विधान परिषद में विधानसभा परिषद के सभापति के द्वारा। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची की में जोड़ी गई 1985 ईस्वी में, जबकि 52वां संविधान संशोधन किया गया। आगे देखते हैं। हमारी अगली है 11वीं अनुसूची। 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ और 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ, तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक अलग अनुसूची की प्रावधान की गई, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको 11वीं अनुसूची में रखी गई और पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में इसमें बात की गई है कि जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं होंगी उसके पास कितनी शक्ति होगी, क्या सब शक्ति होगी, उसके क्या काम होंगे और उसकी क्या जिम्मेदारियां होगी, ये सभी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई। इसी तरह 1992 में ही एक 74वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई और इसमें नगर पालिकाओं की जो शक्ति है, उसके जो प्राधिकार हैं और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उससे संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये हमारी थी जो 12 के 12 अनुसूचियाँ हैं। हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो ध्यान बस इतना रखिएगा, प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उसके विस्तार से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीट से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इस तरह से यह संविधान के 12 अनुसूचियां हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।